सो चैप्टर 5 मनी। क्लियर? क्या है ना सर, अगर हम लोग मनी की बात करें तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहली बात। दूसरी बात, measure of value। तीसरा, store of value। लास्ट, standard deferred payment। Sir, this is the definition of money. Money is a medium of exchange plus measure of value plus store of value plus standard deferred payment। मैंने पहला बताया। देखो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो आज के सिनेरियो में इन टुडेज लाइफ कोई भी पर्सन, वेदर इट इज अ बायर और इट इज अ सेलर, हर ट्रांजैक्शन में मनी को इन्वॉल्व करता है। अगर मैंने किसी सेलर से 2000 रुपए का गुड्स परचेज करा है, इवन 2000 रुपए की सर्विसेज ली हैं, तो सर्विसेज और गुड्स के बदले में एक्सचेंज में मैं उसे पैसे दूं। तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जस्ट बिकॉज इन द मार्केट all the buyers and sellers use money for the purpose of buying and selling goods and services। तो मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर, टू बाय गुड्स एंड सर्विस मनी इज यूज्ड। हमेशा याद रखना, जब कभी भी हमें गुड्स या सर्विस खरीदनी होगी, इवन सेलर को अगर गुड्स या सर्विस बेचनी होगी, तो गुड्स और सर्विस के बदले सेलर क्या मांगेगा? मनी। और बायर गुड्स और सर्विस लेगा तो बदले में क्या देगा? मनी। तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इन द मार्केट देयर आर टू पर्सन, द वन इज बायर एंड अदर वन इज सेलर। जब सेलर कुछ सेल करता है तो बदले में पैसे मांगता है, बायर को जब कुछ मिलता है तो उसको बदले में पैसा देना पड़ता है। तो कुछ भी देखो, गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज किसकी वजह से हो रहा है? मनी की वजह से। तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज बोथ बायर एंड सेलर यूज मनी फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए बायर और सेलर किसका यूज करते हैं? मनी का यूज करते हैं। सेकेंड, मेजर ऑफ वैल्यू। अब मार्केट में भले ही बायर हो या फिर हमारा सेलर हो, अगर किसी भी चीज को मेजर करना होगा तो उसको मनी के फॉर्म में करेंगे। कभी भी अपन किसी शॉप पे जाते हो, पूछते हैं ऑयल दे दो, कितना? 1 kg। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? कितने का है? सॉरी, 150 रुपए नहीं सर भैया, अब कुछ नहीं आता 70 रुपए का, अब सब 150 का ही आ रहा है। सो अगर कोई भी पर्सन, कोई भी बायर सेलर से जाके प्राइस पूछेगा, सेलर से जाके पूछेगा ये चीज बताओ, जैसे मैं पूछूंगा ये बिस्किट, तो आखिरी में जो मेन टॉपिक होगा वो पता है क्या होगा? बिस्किट का प्राइस क्या है। आप ये नहीं पूछोगे बिस्किट कितने ग्राम का है, आप ये पूछोगे ये जो बिस्किट मैं लेना चाहता हूं इसका प्राइस क्या है। गोल्ड की अगर बात करोगे, मुझे 10 तोला गोल्ड चाहिए, तो 10 तोला गोल्ड का प्राइस क्या है। तो एट द एंड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, आप आखिरी में हर गुड्स को, हर सर्विस को मनी के फॉर्म में मेजर करते हैं।
अगर कोई मशीन खरीदोगे तो पूछोगे ये जो वॉशिंग मशीन है कितने साल चलेगी, बोलेगा 10 साल। आखिरी में इसका प्राइस बता दो। मतलब आपने वॉशिंग मशीन को भी प्राइस में तोल लिया, प्राइस में मेजर कर लिया। कोई भी सामान लोगे, व्हीट, राइस, कुछ भी लोगे, आप उसको पहले केजी में मेजर करोगे, उसके बाद क्या बोलोगे, 1 किलो का भाव इतना है, 1 केजी का रेट इतना है। मतलब एक गोडाउन में व्हीट फैला हुआ पड़ा था 100 किलो 200 किलो, आपको 5 किलो चाहिए था, तो पहले आपने 5 किलो व्हीट को मेजर कर लिया और फिर बताया कि 5 किलो व्हीट का प्राइस इतना होगा। तो सोचो केजी में भी मेजर करने के बाद आपको आखिरी में इस पे प्राइस लगाना ही पड़ा। तो मनी इज यूज टू मेजर दी वैल्यू। किसी भी गुड्स की वैल्यू को, किसी भी गुड्स की कीमत का पता करने के लिए हम लोग मनी का यूज करते हैं। क्लियर? इस दुनिया में कोई भी चीज हो, इवन कचरा भी है, तो उसका भी दाम डिसाइड होता है। पहले 20 केजी रद्दी तोल लो और उसके बाद रद्दी का प्राइस कितना है, मतलब 1 केजी पे आप कितना दोगे। तो एट दी एंड हर चीज काय में मेजर हो रही है, मनी के फॉर्म में। क्लियर? थर्ड आ जाओ, स्टोर ऑफ वैल्यू। सर मनी एक ऐसी चीज है विच कैन बी स्टोर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म। क्या है ना, आज के सिनेरियो में कुछ लोग व्हीट को स्टोर करते हैं, कुछ लोग देखा जाएगा तो राइस स्टोर करते हैं, कुछ लोग गोल्ड को सेव करके रखते हैं। लेकिन मनी की अगर मैं बात करूं तो मनी इज द सेफेस्ट सोर्स टू स्टोर इट। आप मनी को स्टोर करके रखो। रीजन क्या है? सर गोल्ड की वैल्यू अगर आज 5,000 है, शायद वो कम होके 30,000 पहुंच जाए, लेकिन जो 100 का नोट आपने जेब में रखा है वो 50 साल के बाद भी 100 रुपए का ही रहेगा। सो मनी इज दी बेस्ट सोर्स जिसको आप स्टोर कर सकते हो। राइस को भी हम 5 साल 6 साल स्टोर कर सकते हैं, लेकिन राइस खराब होने लगेगा, उसकी वो बात नहीं रह जाएगी, है ना। या फिर राइस को अगर देखेंगे इतने साल, तो उसकी भी वैल्यू घट सकती है, बढ़ भी सकती है। व्हीट, ग्रेन, कोई भी ग्रेन आइटम ले लो, लेकिन अगर पैसे की बात करेंगे तो पैसे की वैल्यू ना तो आपको फायदा पहुंचाएगी और ना ही आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो मनी इज द थिंग जिसको आप स्टोर करके अपने पास रख सकते हो। ठीक है, कहीं भी आप स्टोर करके रखो, जितनी उसकी वैल्यू कल थी आज भी उतनी ही वैल्यू रहेगी। जस्ट बिकॉज तुम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं पढ़ा होगा, अदरवाइज ये पॉइंट कोई काम का नहीं रहता, स्टोर ऑफ वैल्यू। क्लियर? क्योंकि क्या कहा जाता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से जो पैसे की कीमत आज 100 रुपए है, 10 साल बाद उसकी कीमत 40 रुपए हो जाएगी। क्यों? सर इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, बट अपन लोगों को पढ़ना ही नहीं है वो चीज, तो काइटली डिस्कस करें। चलो लास्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। क्या होता है ना सर, आप जब तक बार्टर सिस्टम कर रहे थे तब तक आप किसी भी चीज की क्रेडिट नहीं ले पाते थे, उधारी नहीं मांग पाते थे। बट राइट नाउ मनी एक ऐसा सोर्स है जिससे आप सामने वाली पार्टी से क्या कर पाते हो, उधारी कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपने अगर किसी पर्सन से गुड्स ले लिए तो आपको पता है जो गुड्स मैंने लिए हैं उसका प्राइस 100 रुपए है। तो अपन बोलेंगे सेलर मेरे पास अभी 100 रुपए नहीं है, लेकिन मुझे ये गुड्स चाहिए, तो प्लीज आप मुझसे उधारी कर लो। वो बोलेगा बदले में क्या दोगे? सर 100 रुपए का गुड्स है तो बदले में 100 का नोट ही दूंगा ना। तो इसका मतलब सर मनी इज द बेस्ट सोर्स जिससे आप अपने सेलर से क्रेडिट फैसिलिटी ले सकते हो। मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ मनी आपका बोरोवर को ये पता रहेगा कि जो भी माल मैंने इसको बेचा है उसके बदले मुझे कितना पैसा मिलेगा। क्लियर? तो मनी को हम ये 4 चीजों में यूज कर सकते हैं, और अगर इन चारों चीजों को तुम मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगी, मनी की डेफिनेशन। क्लियर? और पहली बात याद रखना, सबसे पहली, मनी इज दी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज के टाइम पे एक दूसरे से एक्सचेंज करने का सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम क्या है? मनी। हर चीज को आप मनी से ही, मनी के थ्रू एक्सचेंज करते हो, और लगभग हर चीज आजकल मनी के फॉर्म में ही मेजर होती है। हर चीज, एक पेशेंट का इलाज हो रहा है तो वो भी मनी के फॉर्म में मेजर हो जाएगा कि हमने कितने पैसे का काम कर दिया, है ना। 1 किलो का भाव भी मनी के फॉर्म में ही पता चलता है, इसलिए मेजर भी कर सकते हैं। मनी को स्टोर करके रख सकते हैं, वॉलेट में, लॉकर में, कहीं भी, बैंक में, जहां रखना चाहो रख सकते हो। वैल्यू ना बढ़ेगी ना घटेगी, है ना। बैंक में रखोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट दैट इज नॉट इज स्टोरिंग, दैट इज सेविंग। स्टोर करना मतलब लॉकर में रख दिया, स्टोर करके रखा है सर, 10 साल बाद देखेंगे है कि नहीं है,
तो उतना ही रहेगा। क्लियर? और अगर बैंक वगैरह में डाल रहे हो तो दिस इज योर सेविंग्स जिस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर? चल लास्ट है स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, जिसमें सर बोरोवर्स क्या करते हैं, अगर किसी बायर को उधारी देते हैं, लोन देते हैं, तो उनको पता रहता है एटलीस्ट हमें इतने टाइम बाद इतना पैसा मिलेगा और इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम जो भी गुड्स और सर्विस बायर को दे रहे हैं उसके बदले बायर हमें इतना पैसा देगा। क्लियर? अभी मैंने तुम्हें ये चारों टॉपिक्स आधे क्लियर करे हैं जस्ट बिकॉज जब मुझे बार्टर सिस्टम समझाना है और बार्टर्स की जब मैं लिमिटेशन समझाऊंगा तब ये चारों पॉइंट पूरे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि याद रखना जो बार्टर की लिमिटेशन है वही मनी के एडवांटेजेस भी हैं, मनी के फीचर भी हैं, एज वेल एज मनी की डेफिनेशन भी है। क्लियर? अब आ जाओ बार्टर सिस्टम क्या होता है। क्या होता था मेथड ऑफ सर? एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर। क्या हुआ सर, एक पर्सन था रमेश नाम, सर ये फार्मर था, खेती करता था। किसकी खेती करता था सर? राइस। क्लियर? इसका घर था उसके पीछे, है ना, फैमिली होगी बढ़िया सी, ठीक है, और ये उसका खेत, तो यहाँ पे होती थी फार्म। ये था सर मार्केट, भोपाल का न्यू मार्केट 1906 का, नहीं 1906 का नहीं, सॉरी, बहुत आगे पहुंच गए यार, मान लो 1619 का, ठीक है, ईयर। यहाँ पे एक पर्सन था जो सेल करता था वीट मार्केट में, और भी लोग थे। ये पल्स बेचता था, ये गोल्ड बेचता था, ये इंसान घोड़े बेचता था। नहीं, एक्चुअल में घोड़े की दुकान थी ना, ये नहीं कि सो रहा है ना, एक्चुअल में बेचता था घोड़ों को, है ना, घोड़े बेचता नहीं था, घोड़ों को बेचता था। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ लोग थे, और भी लोग होंगे, मार्केट बहुत बड़ा है, कोई कपड़े वाला भी होगा, ये जैसे यहाँ पे क्या बेच रहा है, क्लोथ्स बेच रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मार्केट में सब चीजें बिकती हैं। ठीक है, अब रमेश गया, क्योंकि रमेश को खरीदनी थी दाल। रमेश गया और बोला भैया आई वॉन्ट टू परचेज 5 kg ऑफ पल्स। तो रमेश को बोला कि हाँ ठीक है मिल जाएगी। रमेश ने पूछा इसका प्राइस क्या है, तो पल्स वाले ने बोला ये क्या होता है, व्हाट इज प्राइस, आपको 5 किलो पल्स चाहिए, मिल जाएगी, लेकिन बदले में क्या दोगे। तो रमेश ने कहा सर बदले में तो मेरे पास एक ही चीज है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, जो है चावल। सो आप मुझे पल्स दे दो 5 किलो, आप मुझे 5 किलो पल्स दे दो, और मैं आपको 5 किलो राइस दे दूंगा। चलो सर 5 किलो चावल आ गए। फिर रमेश आगे गया बीट की दुकान पे, इसने कहा मुझे 5 किलो बीट चाहिए। बीट वाले ने बोला बदले में क्या दोगे। रमेश ने कहा भाई मेरे पास तो 5 किलो दाल है और बहुत सारा राइस है, क्या लेना चाहते हो। तो उसने कहा राइस तो मैं बाजू वाले से ही ले लूंगा, एक काम करो, सॉरी पल्स तो बाजू वाले से ही ले लूंगा, एक काम कर तुम भी चावल दे दो मुझे। तो हमने इसको राइस दे दिया और बदले में चावल दे दिया। फिर अपन गए गोल्ड की दुकान पे, ठीक है, अब मैंने कहा मुझे 5 किलो सोना चाहिए, एक्चुअल में गोल्ड इज प्रीशियस, तो उस टाइम पे भी गोल्ड प्रीशियस था, लेकिन गोल्ड की एक्चुअल वैल्यू किसी को नहीं पता थी। क्या होता है ना, एक बहुत सिंपल सी कहानी है देखो गोल्ड की, राइस हो जाए, व्हीट हो जाए, कोई भी चीज हो, ये जमीन से उगती है और इतनी क्वांटिटी में उगती है कि इंसान कंज्यूम कर ले। अच्छा इवन इंसान का जब मन हो जब भी उगा सकता, लेकिन गोल्ड का ऐसा है, गोल्ड आपको निकालना पड़ता है, और उसकी बात भी ये कंफर्म नहीं कि जहां पे मैं खुदाई कर रहा हूँ वहां से गोल्ड निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो गोल्ड की वैल्यू शुरू से ही हायर है, ठीक है, लेकिन यहाँ फिर भी बताए क्या प्रॉब्लम होगी, अगर मैं बोलूंगा कि मुझे
5 kg गोल्ड दे दो। वो मुझसे कहेगा कि बदले में सर 5 किलो गोल्ड के आप बदले में 50 किलो चावल दे दो, या 100 किलो चावल दे दो, या 500 किलो दे दो। जिसको उसकी वैल्यू ज्यादा लगती होगी ना, वो 500 किलो मांगेगा, और जिसको लगता होगा गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं है, वो 50 किलो में भी मान जाएगा। ऐसा ले आया मैं। ऐसे ही मैं कपड़े भी खरीद लाऊंगा। क्लियर? अब क्या हुआ कि यहाँ पे रमेश के पास से राइस गया, और राइस के बदले उसको पल्स मिली, व्हीट मिला, गोल्ड मिला और कपड़े। क्लियर? तो यहाँ पे राइस के बदले में उसको 4 चीजें मिली। तो यहाँ पे हमने देखा सर कि बार्टर सिस्टम में मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था कि एक हाथ से चीज लो और दूसरे हाथ से चीज दो, मतलब एक हाथ से गुड्स या सर्विस लो और बदले में गुड्स या सर्विस दो, मतलब एक्सचेंज फॉर गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होना बार्टर सिस्टम कहलाता। तो जो हमारा मनी का पहला फीचर था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यहीं पे वो लिमिटेशन बन गया कि सर बार्टर सिस्टम में मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? गुड्स। गुड्स के बदले गुड्स का ट्रांसफर होना इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन बार्टर सिस्टम। फिर बात आई सबसे इंपॉर्टेंट, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू में क्या होता है? मनी को अगर कोई भी गुड्स हो तो उसको आप किस में मेजर कर सकते हो? मनी के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे आप हर चीज को गुड्स के फॉर्म में, केजी के फॉर्म में मेजर कर रहे हो। 1 किलो के बदले 1 किलो दे दो। सर राइस और व्हीट, राइस में और पल्स में क्या कोई डिफरेंस नहीं है? दाल तो महंगी होती है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा था? लोग क्वांटिटी पे फोकस कर रहे थे। गोल्ड महंगा होता है ना सर, लेकिन यहाँ पे लोग क्वांटिटी पे फोकस कर रहे थे। 1 किलो चावल के बदले 1 जोड़ी कपड़े, है ना। आज के टाइम पे अगर ऐसा हो तो भाई कपड़ों की भरमार लगा ले, हर इंसान किसानी करे और बदले में कपड़े खरीद के लाए, है कि नहीं? तो ये कहा गया, अच्छा 1 किलो कपड़े आए तो पता नहीं कितने चढ़ जाएंगे। तो ये कहा गया कि सर यहाँ पे सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी ना, सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी हमारी मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, लिमिटेशंस बता रहा हूँ। देखो आई डोंट थिंक सो कि बार्टर में और डिस्कशन करें, सब लोगों को ऑलरेडी समझ में आता है व्हाट इज बार्टर। तो लिमिटेशन जो देखो, सबसे पहले लिमिटेशन मैं बता रहा हूँ, नहीं डबल कोइंसिडेंस नहीं बता रहा, वो बताऊंगा इसके बाद। मेजर ऑफ वैल्यू, सर जैसे बार्टर सिस्टम में हमने देखा लोग 50 केजी राइस के बदले 5 किलो सोना दे रहे हैं। 50 केजी राइस का क्या दाम होगा, क्या कीमत होगी? कुछ नहीं। लेकिन लोगों ने कहा अरे राइस ज्यादा मिल गया, 50 किलो गोल्ड दे दो, अपने पास बहुत है। तो लोगों ने 50 केजी गोल्ड दे दिया। ठीक है, तो ये कहा गया कि सर यहाँ पे गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज किया जा रहा है, और लोगों को ये नहीं पता कि गोल्ड की एक्चुअल वैल्यू क्या है। क्योंकि हमें तो दो चीजें पता है सर, अगर कोई चीज लिक्विड है तो उसको लीटर्स के फॉर्म में नापो, और अगर कोई चीज वजन से है तो उसको केजी के फॉर्म में नापो। अच्छा अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, ठीक है, ट्रैवलिंग टाइप की, तो उसको किलोमीटर के फॉर्म में नापो। लेकिन उस चीज के बदले कितना पैसा दोगे? सर पैसा क्या होता है यही नहीं पता हमें। तो हम हर चीज को किस में मेजर करते थे? केजीज में, लीटर्स में। तो हम बोलते थे भाई 1 किलो के बदले 1 किलो सामान दे दो। तो सोचो 1 किलो चावल के बदले 1 किलो सोना मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती? क्यों? क्योंकि सर एट दैट टाइम मेजरमेंट था ही नहीं कुछ। आप किसी भी गुड्स को मेजर ही नहीं कर सकते थे प्राइस में, क्योंकि प्राइस क्या होता है यही नहीं पता हमको। तो ये कहा गया कि बार्टर सिस्टम में सर जो कमोडिटी की क्वालिटी एक दूसरे से इक्वल भी नहीं थी, उसमें वो गुड्स बिक रहे थे। तो एक इंसान को बहुत फायदा हो रहा था और दूसरे को बहुत नुकसान हो रहा था। तुम सोचो ना, 5 किलो चावल के बदले अगर 1 किलो सोना भी मिलता है तो कितना ज्यादा मिल रहा है अपन को। तो आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी सर? मेजर ऑफ वैल्यू। आप वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते थे यहाँ, और यहाँ पे आप बहुत प्रीशियस गुड्स को एक्सचेंज कर लेते थे। किसके बदले में? एक नॉर्मल गुड्स के बदले में। नमक के बदले में आपने कोई दूसरी चीज एक्सचेंज कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे लोगों को गुड्स की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रीशियस गुड्स को नॉर्मल गुड्स के साथ एक्सचेंज कर। तो सबसे पहली प्रॉब्लम। दूसरी,
डबल मैं डिस्कशन कर चुका था ना यार, तो मैंने इसलिए इसको सेकंड पे कर दिया था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। सर क्या होता है ना, रमेश तो जब मार्केट में जाएगा ना, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, रमेश को पता है मुझे क्या क्या परचेज करना है। लेकिन प्रॉब्लम मेनली क्या है कि जो चीज मुझे चाहिए वो तो मैं मार्केट से खरीद लूंगा, लेकिन सेलर को गुड्स के बदले में क्या चाहिए ये कंफर्म नहीं है। जैसे रमेश के पास तो चावल है, रमेश को चाहिए पल्स, तो रमेश बोलेगा कि मुझे 5 kg पल्स दे दो। पल्स वाला बोलेगा बदले में क्या दोगे, वो बोलेगा चावल। तो सेलर बोलेगा कि भाई चावल तो मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं, मुझे चावल नहीं चाहिए। तो अब रमेश क्या करेगा, दूसरे पल्स वाले को ढूंढेगा, उस पल्स वाले को ढूंढेगा जिसको चावल चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि सर मेरी वांट तो पल्स है, रमेश को तो पल्स चाहिए, लेकिन रमेश को ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसकी वांट क्या हो, राइस हो। अब ऐसा बायर, ऐसा सेलर ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा कि मुझे जो चाहिए हो वो सामने वाले को जो चाहिए हो वो मेरे पास हो, और मुझे जो चाहिए हो वो सामने वाले के पास हो। तो ऐसा कोइंसिडेंस किस्मत से कभी होता है, अदरवाइज कभी नहीं होगा। यार मुझे पल्स चाहिए और सामने वाले को पल्स के बदले में राइस ही चाहिए, ऐसा 10 में से 1 बार कभी होगा। नहीं तो हर इंसान की वांट्स अलग अलग है। मैं तो चावल खाता ही नहीं हूँ भाई, किसी को यहाँ पे चावल बहुत पसंद होंगे, किसी को पसंद ही नहीं होंगे, किसी को यहाँ पे नॉनवेज पसंद होगा, किसी को होगा ही नहीं। तो सबकी वांट, सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं। तो इस वजह से आपके पास जो चीज है वो सामने वाले के को चाहिए होगी, इट इज नॉट श्योर। तो दूसरी प्रॉब्लम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जो आपके पास है वो सामने वाले को ही चाहिए होगा, ऐसा कोइंसिडेंटली ही होगा, है ना, नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। थर्ड देखो, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। क्या होता है ना सर, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट में क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट पढ़ा रहा हूं भाई। अब रमेश है, रमेश के पास सर कुछ नहीं है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी पता है एक्चुअल में वैल्यू होती थी, ये लोग बोलते हैं लोग एक फूटी कौड़ी नहीं है, तो कौड़ी कुछ एक चीज होती है, गूगल पे कभी सर्च करना, जिसमें है ना वो सीप टाइप से कोई चीज होती है। हाँ हाँ, वो फूटी कौड़ी होती है। हाँ हाँ, उसका भी पता है प्राइस होता है। हाँ, बोलते हैं ना लोग एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, तो फूटी कौड़ी पहले बिकती थी इसलिए ऐसा बोलते हैं, है ना। और भी कुछ चीजें होती थी। हाँ हाँ, और एक और कोई चीज होती थी, और भी कुछ लोग बोलते हैं ऐसा। एक कौड़ी होती है, कुछ और भी होता है, 2 चीजें होती है जो वो पहले एक्सचेंज के लिए पैसों के फॉर्म में यूज होती थी। चलो, रमेश के पास कुछ नहीं है सर, एक पैसा भी नहीं। यहाँ पे एक बंदा बैठा है, सेलर, क्या बेच रहा है, राइस। रमेश गया, रमेश ने कहा मुझे 10 kg राइस दे दो। सेलर ने बोला बदले में क्या? रमेश ने कहा सर बदले में तो कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस 5 kg राइस का दाम आपको चुका दूंगा। सेलर ने कहा देख भाई, राइस तो मैं तुझे उधारी पे दे सकता हूं, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा? रमेश कंफ्यूज, मेरे पास आज के टाइम में तो कुछ है नहीं, फ्यूचर में मुझे क्या मिलेगा वो भी मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे इसको प्रॉमिस कर दूं कि मैं बदले में तुझे ये दे दूंगा। अब मान लो कि उसने मुझे 5 किलो राइस दे दिए, बदले में मैं उसको 5 किलो अपने घर की रद्दी उठा के दे देता, तो वो क्या कहता, भाई राइस को उगाने में मैंने 6 महीने लगाए और 5 kg रद्दी तो तूने ऐसे ही घर से उठा के ला दी जिसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे एक सेलर किसी को भी उधारी में माल देने से बहुत घबराएगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि उधारी में गुड्स देने के बाद बदले में उसको क्या मिलेगा। मिलेगा तो 5 किलो, लेकिन क्या मिलेगा? जो भी मिलेगा क्या वो राइस के प्राइस के, राइस में जितनी मेहनत लगी उसकी इक्वल होगा या उससे कम होगा? अच्छा तुक्का लग गया तो कुछ बड़ा भी हो सकता है ना। तुक्का लग गया तो भाई कोई बड़ी चीज आ गई, भाई राइस के बदले आपके घर में पल्स आ गई, तो बोलेगा वाह यार, राइस उगाने में कम मेहनत लगी थी और पल्स उगाने में ज्यादा लगी थी, पल्स मिल गई, फायदा हो गया। लेकिन अगर वही राइस के बदले में तुम्हें बाजरा वाजरा दे दिया तो बस काम लग गया अपना।
तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको उधारी देने से डर नहीं है, मेन प्रॉब्लम क्या है, पैसा तो सॉरी पैसा बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन क्या मिलेगा, दैट इज द प्रॉब्लम। और मनी में क्या होता था सर, जो भी चीज मिलेगी ना वो हमें पता रहता है, क्योंकि बदले में पैसा ही तो मिलता है। तो देखो मनी का एडवांटेज क्या था कि सर मनी में स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट बहुत अच्छे से होती है, कभी भी सेलर घबराता नहीं है उधारी में गुड्स देने से, क्योंकि उसको हमेशा पता होता है कि जो चीज मैंने दी है उसके बदले में मुझे एग्जैक्टली उतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सर बदले में पता नहीं कैसी क्वालिटी का सामान मिले। अच्छा वो प्रॉमिस भी कर रहा है, चलो सर मैं बदले में आपको 5 किलो दाल दे दूंगा, 4 किलो दाल में 1 किलो कंकड़ मिला दो या कुछ और मिला दो, होता है ना ऐसा, मिलाकर दे दो। अब वो बोलेगा ये कैसी दाल है, सर मैंने तो कहा था दाल देने को, दे दिया आपको दाल। क्वालिटी भी चेंज हो सकती है। तो कोई भी सेलर उधारी में गुड्स देने से घबराएगा। पता है क्या होता है, यहाँ पे वो बात ऐसी होती कि अगर आप अभी हमें गुड्स दे दो और हम बदले में आपको अभी गुड्स दे रहे तो चल जाता, क्योंकि मैं क्वालिटी देखता, अच्छी होती तो मैं उसको रख लेता और खराब होती तो मना कर देता। लेकिन अगर मैं उधारी में गुड्स दूंगा तो बायर का फायदा उठाएगा, बायर बोलेगा लेना हो तो लो, नहीं तो खत्म करो कहानी, मेरे पास तो यही है। लेकिन पैसों में कैसे करोगे ऐसा, अगर मैं मनी की बात करूं तो मनी में आपको रीपेमेंट पैसे की करनी है। अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, खराब नोट लाओगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, चिल्लर लाओगे, सब एक्सचेंज हो जाएगी। क्लियर। तो ये बेसिक सबसे बेसिक डिफरेंस है आपका मनी में और अपना बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम में आप लोग बोरोइंग नहीं कर सकते, क्योंकि सेलर बहुत घबराता है कि रीपेमेंट में जब मुझे वापस पैसा मिले, वापस मुझे जब कुछ मिलेगा तो वो किस तरीके का गुड्स होगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, ठीक है, मिलेगा कितना केजी, इसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। चलो अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट। सॉरी अरे अभी खत्म नहीं हुआ, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वेल्थ। सर जैसे हम लोग पैसे को स्टोर कर सकते हैं ना, वैसे हम लोग किसी भी चीज को स्टोर नहीं कर सकते। जैसे हम लोग पैसे को स्टोर कर सकते हैं ना, वैसे हम किसी भी चीज को स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर कुछ चीजें ऐसी होती हैं बार्टर सिस्टम में जो खराब हो सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ टाइम के बाद कोई काम की नहीं रहती। जैसे भाई अगर मैं बात करूं वीट की, तो वीट एक टाइम तक स्टोर कर सकते हो, राइस एक टाइम तक, जो भी ग्रेन्स है उसका एक टाइम पीरियड होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल ये तो पेरिशेबल नेचर के होते हैं। अच्छा दूध वगैरह है तो 2 दिन पे खराब हो जाता है, ठीक है। तो जो भी गुड्स के बदले गुड्स आपको मिलेंगे ना, आप उसको बहुत किस्मत से स्टोर कर सकते हो। अच्छा स्टोर भी 1 साल या 2 साल स्टोर होंगे। इवन गोल्ड भी जो है, आप गोल्ड को स्टोर करोगे तो वैल्यू कम ज्यादा होती जाएगी, तो यहाँ भी प्रॉब्लम है। तो मेन सबसे अच्छी चीज क्या है स्टोर करने के लिए, मनी, ठीक है। इसका पता एक्सेप्शन क्या था, ऐसी मतलब जब मैं 12th में था तब ऐसी बहस हो रही थी कि मनी का कोई वो नहीं है, मनी को अपन स्टोर कर सकते हैं। तो है ना, एकदम से मतलब मेरे दिमाग में आया, मैं कहा लेकिन अगर डिमोनेटाइजेशन हो गया तो मनी भी खराब हो जाएगा ना, अगर स्टोर करके रखोगे तो निकालना तो उसको भी पड़ेगा। बट ऑल दो मजाक था, अगर देखा जाए मनी तो बेस्ट स्टोरेज है मनी का। आप स्टोर करो, 10 साल पहले जितना प्राइस था आज भी उतना रहेगा। इवन गोल्ड का प्राइस भी फ्लक्चुएट होता है, कम भी हो जाता है और बढ़ भी सकता है। वही है ना, इसलिए तो कहा कि भाई स्टोर है, लेकिन डिमोनेटाइजेशन ऐसा कुछ हो गया तो फिर काम लग सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा किस्मत से 100 सालों में एक बार होता है। अभी अच्छा अपन लोगों ने बहुत अच्छी चीजें देख, मतलब हर कुछ देख लिया। हाँ चलो, तो स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है भाई, अगर बार्टर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आप चीजों को स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? सर अगर आपने वीट वेजिटेबल्स रखे तो वो कैसे गुड्स होते हैं, पेरिशेबल गुड्स होते हैं। कौन से वीट वगैरह नहीं, सॉरी फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क ये सब क्या है, पेरिशेबल है, इसको स्टोर नहीं कर सकते 2-3 दिन से ज्यादा। अगर व्हीट राइस की बात करोगे तो उसको स्टोर कर सकते हो, लेकिन 1 साल 2 साल, अच्छा पानी में भीग जाएंगे, खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर नोट पानी में भीग गए तो खराब नहीं होते, वापस सूख जाते हैं, वापस काम में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो भाई मनी को आप कैसे भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन व्हीट राइस ये सब चीजें हैं, या तो क्वालिटी इनकी खराब हो जाएगी 2-3 साल बाद, या फिर ये पानी बरसात क्लाइमेट की वजह से भी खराब हो सकते हैं। क्लियर? चल
लास्ट, वैसे तो 4 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट और होता है। अरे कुछ दिक्कत है? नहीं मतलब रोज आती है कुछ। चलो, लैक ऑफ विजिबिलिटी क्या है? एक बार अगर तुम लोग देखोगे ध्यान से, अगर मैं 5 किलो राइस लेकर जा रहा हूं, ठीक है, या फिर ये अपना रमेश ही है, इसको चाहिए सर, इसको चाहिए सेलर से राइस, कितना खरीदना है? 20 केजी, 20 किलो चावल। और पता है रमेश कौन है? रमेश है हॉर्स सेलर। हॉर्स सेलर मतलब यार घोड़े बेचने वाला, ठीक है, घोड़े बेचता है। अब ये गया, इसने कहा मुझे 20 किलो चावल दे दो। सेलर ने बोला बदले में क्या मिलेगा? उसने कहा बदले में मेरा 20 किलो का घोड़ा ले लो। ठीक है, घोड़े का मेजरमेंट किया, सर जितने घोड़े थे सब 30 केजी से ऊपर निकले, सारे घोड़े, कोई 30 केजी, कोई 50 केजी, कोई 100 केजी का। सेलर ने कहा एक काम करो, 50 किलो राइस दे लो और 50 किलो का घोड़ा दे दो। तो रमेश ने कहा नहीं सर, इतना नहीं चाहिए मुझे, राइस खराब हो जाएगा मेरे घर। तो एट दी एंड ये डिसाइड हुआ कि सर 20 केजी राइस के बदले में आप 20 केजी घोड़ा तो दे नहीं सकते, क्योंकि काटना पड़ेगा बीच में से, और अगर घोड़ा कट गया तो घोड़ा कोई काम का ही नहीं बचेगा। तो आप बार्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई ऐसे गुड्स हैं जो डिविजिबल नहीं है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उस गुड्स को आप एक्सचेंज बहुत मुश्किल से कर सकते। जैसे एनिमल्स हो गए, एनिमल कोई काम का ही नहीं है, अगर उसके टुकड़े हो गए तो किस यूज में लेके जाओगे? अदर देन चिकन या फिर जो चीज इंसान कंज्यूम करता है, उसको छोड़ के भाई उस चीज को आप डिवाइड ही नहीं कर सकते, और डिवाइड करोगे तो क्या होगा? वो चीज खराब हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एनिमल पे ये भी होता है लैक ऑफ स्टोर, आप एनिमल को खरीद के स्टोर भी नहीं कर सकते। जैसे भाई गाय है, तो गाय से मिल्क निकलता है, बहुत टाइम तक निकलता है, लेकिन एक टाइम बाद हो जाता है एंड। तो होता है ना, जो अपने यहाँ रोड्स पे जो गाय अपनी कॉलोनीज में आती है, वो ऐसी गाय रहती है जो बिल्कुल एंड पे रहती है, मतलब जो इंसान पशुपालन करता है ना, उसके लिए वो गाय कोई काम की नहीं होती, तो इसलिए वो छोड़ देता है उसको। ठीक है, तो कोई ना जानवर खा लेता है किसी को, कुछ लोग अगर सिटी तक आ जाती हैं तो फिर यहीं पे घूमती रहती हैं, ये वो वाली गाय होती है। नहीं तो कोई गाय अगर दूध दे रही है और उसको आप छोड़ रहे हो तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना? अपन लोग ही पकड़ लेंगे कि भाई चलो साल भर का 2 साल का पूरा खत्म हो जाएगा टंटा, समझ रहे हो? तो अगर आपने कोई 20 किलो का घोड़ा है तो ठीक है, लेकिन घोड़े की कीमत, घोड़े का वजन 30 केजी है, 50 केजी है, तो आप उसको काट के नहीं बेच सकते, क्योंकि आधा घोड़ा कोई काम का ही नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड भी नहीं कर सकते। क्लियर? तो जो मैंने जितनी भी लिमिटेशन बताई बार्टर सिस्टम की, वो सारी लिमिटेशन अपने मनी के एडवांटेजेस हैं और मनी के फीचर्स भी हैं। तो इन केस अगर अपन को एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मनी, तो हम लोग बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन याद करेंगे और उसका उल्टा लिख आएंगे। जैसे मनी कैन बी डिविजिबल, मनी डिवाइड हो सकता है। सर अगर हमें 5 किलो राइस चाहिए, 20 किलो राइस चाहिए, तो 20 किलो के पैसे दे दो। अच्छा ये बात बहुत अच्छी है मनी में, अगर 2000 का नोट दिया और सामान 1800 का, तो 200 रुपए वापस मिल जाएंगे। क्यों सर? 100 का नोट भी है, 50 का नोट भी है, 10 का नोट भी है। तो ये सबसे पहला फायदा है कि भाई आप चीजों को डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि मनी के कितने भी टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात सर, मनी को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे हम लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट को स्टोर नहीं कर पा रहे थे, तो बार्टर की लिमिटेशन है कि स्टोर नहीं कर सकते, और मनी का ये बेनिफिट है। तीसरी, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, पैसों से आप उधारी कर सकते हो, क्योंकि पार्टी को पता होगा, सेलर को पता होगा, या बोरोवर को पता होगा, या क्रेडिटर को पता होगा कि मुझे बदले में कितना पैसा मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बार्टर की, तो कभी भी सेलर आपसे उधारी नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि क्वालिटी क्या मिलेगी, क्वालिटी तो छोड़ो, बदले में क्या मिलेगा। क्लियर? डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट, जो मेरे पास है ऐसा नहीं होगा, हमेशा वो चीज सेलर को चाहिए होगी, जो चीज सेलर के पास है ऐसा हमेशा नहीं होगा कि मुझे चाहिए।
फिर ऐसे कोइंसिडेंस 100 साल में एक बार होता है, मतलब 10 बार में से एक बार कभी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो एक और प्रॉब्लम है ये कि अगर मैं कुछ चीज दे रहा हूं सेलर को, तो सेलर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेलर को वो चीज चाहिए ही नहीं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं मनी की, तो भाई कोई ये नहीं बोलेगा सर मुझे 500 का नोट नहीं 2000 का नोट चाहिए। अरे भाई 500 का नोट, 2000 का नोट, 1000 का नोट, 10 का नोट, सब एक ही चीज है। आपका पैसा तो इंसान एक्सचेंज कर ही लेगा। इसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू, बार्टर सिस्टम में मेजरमेंट की कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ हम लोग चीजों को केजी से, लीटर से और प्रीशियसनेस से बेचते थे और खरीदते थे। लेकिन मनी की बात करो तो आज के टाइम पे हर एक चीज कचड़ा तक पैसों में बिकता है ना। वो कबाड़े वाला आता है तो रद्दी, पेपर, बॉटल सब कुछ ले लेता है वो। क्यों? क्योंकि भाई उस तक को, कचड़े तक को वो प्राइस के फॉर्म में मेजर कर सकता है। लेकिन बार्टर सिस्टम में प्राइस नाम की कोई चीज ही नहीं थी, होती तो हम लोग प्राइस यूज नहीं करते थे। ठीक है, चलो तो ये हो गए अपने बार्टर सिस्टम और मनी। मनी के फीचर्स हो गए, एडवांटेज हो गए, और कुछ नहीं, बार्टर की लिमिटेशन समझना है। चलो इतना ही है, अब आ जाओ। क्या? वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं मैं पूछ रहा था इसके अलावा और कुछ तो नहीं है शुरू में। बादल किया नाश्ते में जाना मोर बन। चलो मनी सप्लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो भाई, पहली चीज ये है हमारा एक बैंक जिसका नाम है आरबीआई। आरबीआई क्या करता है सर? करेंसी इश्यू करता है। अभी उससे अभी अपन को मतलब नहीं, वो बैंकिंग में जो तुमने बताया करेंसी इश्यू करता है। सर जब आरबीआई करेंसी इशू करता है, अपने इंडिया का बैंक है, अपने भाई का ही बैंक है मतलब समझ लो, तो कितने जितना मन चाहे उतनी करेंसी इशू कर सकता है। लेकिन क्यों नहीं करता? फिर भी इंडिया गरीब क्यों? क्योंकि सर आरबीआई को अगर करेंसी इशू करनी है तो उसको बदले में तो मिलेगी करेंसी, लेकिन करेंसी के बदले उसको गोल्ड का रिजर्व बना के रखना पड़ता है। मतलब वो अपने पास एक गोल्ड रिजर्व बनाएगा कि मैं देखो इंडिया के पास इतना सोना है, इतना सोना है तभी इंडिया ने इतने का पैसा इशू करा है। नहीं तो इंडिया क्या, ऐसे तो हर देश अगर पैसा इशू करता तो भाई क्या होता, भिखारियों के पास जाता, मैं कर लो आज 5 लाख रुपए छापे, ये लो आज मेरे 10 लाख रुपए छापे, ये लो, ऐसा ही होता ना यार। तो इसलिए कहा जाता है कि सर इन जितने आपके पास रिसोर्सेज होते हैं ना, देश उतना ही ज्यादा आगे होता है। रिसोर्सेज में सिर्फ गोल्ड नहीं आएगा, डायमंड्स आ सकते हैं, मेटल्स आ सकते हैं, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, हाँ प्लेटिनम, जितने भी रिसोर्सेज तुम लोगों ने सुने होंगे, ये सारे रिसोर्सेज जो हैं ये रिजर्व के फॉर्म में जमा होते हैं। बेसिकली गोल्ड होता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही है, इवन डायमंड से ज्यादा प्रीशियस गोल्ड है। क्लियर? क्योंकि डायमंड तो बहुत रेयर है, और डायमंड कभी याद रखना, डायमंड पे आपको कभी लोन नहीं मिलेगा, लेकिन गोल्ड पे आपको बिल्कुल 10 सेकंड में लोन मिल सकता है। तो डायमंड भले ही बहुत प्रीशियस हो, लेकिन डायमंड की वैल्यू कल ज्यादा है आज कम हो सकती है। पता है क्यों? क्योंकि डायमंड असली कौन सा है नकली कौन सा है, इसको बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ती है, और गोल्ड बहुत इजीली पता चल जाता है और इजीली लिक्विडेट हो जाता है। तो गोल्ड ज्यादा वैल्यू रखाता है। हाँ डायमंड ज्यादा महंगा भी है, प्रीशियस भी है, लेकिन गोल्ड की इंपॉर्टेंस ज्यादा है किसी भी कंट्री में। तो दिस इज हाउ आरबीआई इश्यूज मनी। ठीक है, आरबीआई ने करेंसी इशू कर दी। अब बात ये आती है सर, आरबीआई करेंसी को अपने घर में रखेगी क्या, अपने बैंक में रखेगी क्या? नहीं, आरबीआई इस करेंसी को इंडिया के लोगों को, कुछ लोगों को बांटे। जैसे कमर्शियल बैंक को बांटेगी और बैंक से बोलेगी 10 लाख रुपए दिए, चलो 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी दो। दूसरे बैंक को ये दिया, कोई ज्वेलरी वाले से बोलेगी ये लो 5 करोड़ रुपए बदले में 5 करोड़ की ज्वेलरी दो। किसी दूसरे से बोलेगी चलो तुम ये प्रोडक्शन करते हो, चलो ये हमें दो बदले में पैसा दो।
ऐसे कर करके मार्केट में मनी को सप्लाई करेगी। मतलब करेंसी जो छापी है ना, जो नोट छापे वो लोगों तक पहुंचाने, तो लोगों तक कौन पहुंचाएगा? आरबीआई पहुंचाएगी। किसके थ्रू? बहुत सारे बैंक्स के थ्रू, इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, है ना, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू और बड़े बड़े सेलर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स के थ्रू। ऐसे करते करते लोगों के पास क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा, मनी आ जाएगा। कौन सा मनी? जो आरबीआई ने छापा है। सर हर पैसा तो आरबीआई छापती है, सिर्फ किसको छोड़ के? 1 रुपीज के नोट को छोड़ के। 1 रुपीज का नोट कौन छापता है? म्युनिसिपल छापेगी। म्युनिसिपल की बॉडी है ना, नगर निगम वाले है ना, जो कचरा साफ करते हैं, वो लोग नोट छापेगी। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसलिए इसलिए याद रखना, 1 रुपए का नोट जो होता है, 1 रुपी का नोट जो होता है, ये अपना असेट होता है, क्योंकि 1 रुपए के नोट छापने में रिजर्व नहीं रखना पड़ता। इसके अलावा जितने भी नोट्स हैं, जितने भी नोट्स की बात कर रहा हूँ ना, जितने भी नोट्स हैं, क्या नहीं 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 चलता, जितने भी नोट्स होते हैं कोई इशू लिमिटेड होते हैं ना, सब सब सारे नोट्स क्या होते हैं? अपनी लाइबिलिटी होते हैं। कभी किसी नोट के अंदर देखना क्या लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे। आप प्रॉमिस टू पे तभी करते हो जब आपकी जिम्मेदारी होती है, जब आपकी लाइफ होती है। तो बाकी सारे नोट्स आपकी लाइबिलिटी। पता है क्यों? क्योंकि सर हमारा सोना गिरवी रखा है, उसके बदले हमने नोट छापे। तो ये जितना भी पैसा हमने छापा है ना, ये हमारी लाइबिलिटी है, और एक के नोट के लिए रिजर्व नहीं रखना पड़ता, तो वो हमारा असेट होता है, क्योंकि उसके बदले में हमें कुछ चुकाना है। ठीक है, आया समझ? अब आ जाओ टॉपिक। कॉइन्स का मुझे इतना खास नॉलेज नहीं, सब नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की छापती है, सारे कॉइन्स की छापती है, एक का कॉइन छापती है। बाकी देख रहा हूँ तुम्हें सब दिख रहा है, आरबीआई का वो सिंबल, बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं कॉइन्स का, नोट्स का मुझे नॉलेज था, मैं कॉइन्स का देख के बताऊंगा। चलो अब आ जाओ, मनी सप्लाई का मीनिंग क्या है? मनी सप्लाई refers to total volume of money held with public at a particular point of time. So sir, money supply, what is money supply? तो मैंने कहा कि आज है, कितनी तारीख है आज? 30 अगस्त 2021 को इंडिया में टोटल कितना पैसा है? मनी सप्लाई यानी कि आज की डेट में, आज की तारीख में लोगों के पास टोटल कितना पैसा है। लोगों के पास मतलब पब्लिक के पास टोटल कितना पैसा है, इसको कहते हैं मनी सप्लाई। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, जनता के पास पैसे की कितनी वॉल्यूम है, कितनी मात्रा है, कितनी क्वांटिटी है। सर किस दिन? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक टाइम पे बताओ, 5:10 पे कैलकुलेट करके बताओ कि इंडिया के लोगों के पास टोटल कितना मनी है। इसको कहते हैं मनी सप्लाई। मतलब सर आरबीआई ने जो करेंसी छापी थी, उसमें से कितनी करेंसी आरबीआई ने लोगों तक पहुंचा दी, दैट इज मनी सप्लाई। जितनी करेंसी अभी भी उसने अपने जेब में रखी है आरबीआई ने, ये मनी सप्लाई नहीं है। क्यों? आरबीआई ने कहा छाप के रख लो, अभी लोगों को नहीं दे रहे। तो सर जो मनी पब्लिक तक नहीं पहुंचा, जनता तक नहीं पहुंचा, वो मनी सप्लाई का पार्ट होगा ही नहीं। तो मनी सप्लाई का पार्ट क्या है सर? पब्लिक के पास टोटल कितना पैसा है, कब? 30 तारीख, इसको मनी सप्लाई करेंगे। फिर अब कल आ जाएगी 1 सितंबर, तो क्वेश्चन क्या होगा? नहीं कल 31 आएगी ना, तो 31 अगस्त को लोगों के पास कितना पैसा है, ये 31 तारीख की मनी सप्लाई होगी। क्लियर? तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि सर मनी की जो सप्लाई है ना, वो बढ़ती भी जाती है और घटती भी जाती है ना। स्टॉक क्या होता है? जो रखा हुआ होता है। सप्लाई क्या होता है? स्टॉक में से कुछ निकाल लिया, है ना। जैसे भाई ये पानी है, ये नल से पानी जा रहा है, तो पानी जा रहा है मतलब पानी सप्लाई हो रहा है। कभी पानी ज्यादा आता है, कभी कम आता है।
लेकिन अब मैं बोलूं पानी का स्टॉक, तो सर ऊपर टंकी भरी है 100 लीटर का स्टॉक रखा, उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया तो मैंने पानी को सप्लाई कर दिया। तो सप्लाई बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो सप्लाई जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम पे निकलता है। सप्लाई जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम का रहता है, और स्टॉक जो रहता है ना वो पीरियड ऑफ टाइम का रहता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक किसी ने एक बूंद भी पानी खर्च नहीं करा, तो टंकी में रात को 10 बजे भी 6 लीटर पानी था और सुबह के 6 बजे तक भी 6 लीटर पानी था। तो ये स्टॉक होता है। मैंने बोला रात को 11:30 बजे मैंने थोड़ा सा पानी निकाल लिया, तो 11:30 बजे सप्लाई कितना हुआ, जितना मैंने निकाल लिया, बाकी तो स्टॉक में रखा है ना। तो ऐसे ही सर आरबीआई ने कितनी, आज तारीख कितनी, 30 तारीख को 1000 करोड़ रुपए छापे थे आरबीआई ने, जिसमें से आरबीआई ने अभी लोगों को 50 करोड़ सप्लाई कर दी। तो सर 30 तारीख को कितना पैसा सप्लाई हुआ, 50 करोड़। और ये बताओ अभी तक स्टॉक कितना है, तो सर 1000 माइनस 50 950 का आरबीआई के पास क्या है, स्टॉक है। मतलब इतना पैसा आरबीआई ने इशू नहीं किया। नहीं आ पक्का, पक्का फिर से बता सकता हूँ, मुझे फेसेस लग रहे हैं पक्का। स्टॉक का मतलब फिर से बोलूं मैं, स्टॉक का मतलब सर इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक स्टॉक सेम है, मतलब कुछ भी सप्लाई नहीं करा है कि नहीं। लेकिन देखो जैसे मान लो एक पिज्जा है जिसकी 8 वो है, 8 लेयर्स है, आपने एक भी लेयर नहीं निकाली तो पिज्जा कितना है, 8। आपने एक लेयर निकाल ली मतलब 8 में से एक लेयर सप्लाई हो गई, अब बचा कितना, 7 का स्टॉक बचा। 2 लेयर और निकाल ली, 5 का स्टॉक बचा, 2 सप्लाई हो चुकी। तो सप्लाई आप पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालते हो, क्यों सर 5 में क्या पता कोई और निकाले तो 4 बचे। लेकिन स्टॉक का ऐसा है कि तो आप पीरियड का निकाल सकते हो स्टॉक, ठीक है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक क्या टाइम होता है, 31 तारीख का क्लोजिंग स्टॉक निकालते हो अकाउंट्स में, आखिरी डेट का ओपनिंग स्टॉक। लेकिन अगर मैं बोलूं कितना माल सप्लाई हो गया, तो सर माल जो सप्लाई है ना वो हर एक सेकंड में चेंज हो सकता है, स्टॉक चेंज करना पड़ता है। और सप्लाई जो है वो तो चेंज होता है भाई। 10 की लीटर की टंकी थी पानी की, तो वो 10 लीटर का क्या है, स्टॉक है। 1 लीटर निकाल लिया तो 1 लीटर क्या हो गया, सप्लाई हो गया, और बचा कितना, तो 9 लीटर का क्या बचा, स्टॉक बचा। तो यही तो आरबीआई कह रहा है, 1000 का स्टॉक बनाया था, 50 करोड़ सप्लाई कर दिए, कितने का स्टॉक बचा, 950 करोड़ का स्टॉक बचा, किसके पास, आरबीआई के पास। तो जो स्टॉक बचा क्या वो भी सप्लाई में आएगा, नहीं आएगा। सप्लाई में क्या आएगा, जितना आरबीआई ने लोगों को सप्लाई करा। सो दिस इज कॉल्ड मनी सप्लाई। टोटल कितना पैसा लोगों के पास है इज कॉल्ड मनी सप्लाई। चलो अब आ जाओ सबसे पहले मीनिंग ऑफ पब्लिक। सर पब्लिक में कौन कौन लोग आएंगे, क्या क्या बोल रहे हो, बारिश होती। अच्छा तो देखो भाई पब्लिक में कौन कौन लोग हैं, एक तो इंडिविजुअल सर, अपन लोगों के जैसा नॉर्मल पर्सन। इसके अलावा फर्म्स, कौन सी फर्म सर, बिजनेस। ये दो लोग आते हैं पब्लिक में। फिर पब्लिक में कौन नहीं आता, हाउस होल्ड सेक्टर आर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स ही हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं, अपन लोग क्या है, इंडिविजुअल। घर में जाएंगे तो घर के साथ हो जाएंगे, फिर भी तो इंडिविजुअल ही कहलाएंगे। तो ये लोग भी आते हैं। पब्लिक में कौन नहीं आता, गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है सर, पैसा गवर्नमेंट ही तो बनाती है। आरबीआई किसके डायरेक्शन में पैसा इशू करेगी, सरकार के।
बैंक्स, कौन से बैंक? यूजुअली कमर्शियल बैंक नहीं, आरबीआई। क्लियर? और साथ साथ कमर्शियल बैंक्स को भी ले सकते। तो पब्लिक में कौन आएगा? कमर्शियल बैंक्स को तो प्राइवेट होते हैं ना, बिजनेस फर्म्स। क्लियर? इसलिए देखा जाए तो सिर्फ हम लोग क्या लेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक में कौन सा बैंक? आरबीआई, जो क्या करता है सर? पैसे को सप्लाई करता है। इसके अलावा सारे बैंक क्या करते हैं? बिजनेस ही तो कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहा है और बदले में लोन दे रहा है। दैट्स इट। तो देखो भाई, मीनिंग ऑफ पब्लिक, सर पब्लिक में अगर हमें पैसा जोड़ना है कि लोगों के पास कितना पैसा है, तो पब्लिक में कौन कौन आएगा? तो सर पब्लिक में इंडिविजुअल, जितने भी एक पर्सन है, जैसे अपन लोग ह्यूमन बींग्स, सारे ह्यूमन बींग्स जो इंडिया में रहते हैं वो पब्लिक में आएंगे। उसके अलावा जितनी भी बिजनेस फॉर्म्स है, जितनी भी फॉर्म्स है जो बिजनेस कर रही हैं, वो भी टाइम में आएगी पब्लिक में। ठीक है? जैसे कौन सी फॉर्म्स, कौन सी कंपनी? सर जितनी भी कंपनी, टाटा है ना, रिलायंस है ना, आईटीसी, एचयूएल, ये कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना। आरबीआई आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि आरबीआई तो पैसे को क्रिएट करता है। तो पब्लिक की डेफिनेशन में कौन आया सर? इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म। कौन नहीं आएगा सर? जो लोग पैसा जनरेट करते हैं या फिर जिसकी डिमांड पे, जिसकी परमिशन से जनरेट होता है, गवर्नमेंट और साथ ही साथ बैंक्स। ठीक है? गवर्नमेंट में याद रखना सर, गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगा और स्टेट गवर्नमेंट भी होगा। ठीक है? आया समझ? कि तुम लोगों को सिर्फ M1 ही है, NM1 NM1 नहीं है सर M1 M2 M3 M4 NM, सिर्फ M1 ही है। ठीक है, यही पूछ रहा था। चलो, तो सर ये होता है मनी सप्लाई, और ये लोग होते हैं जिनका हमें टोटल लेना पड़ता है। मतलब हम क्या लेंगे सर? अगर मैं मनी सप्लाई की बात करूं, टोटल मनी held with individual plus total money held with business firms, इसको कहते हैं मनी। मतलब सर इनकी जेब में देख लो, जेबों में देख लो, इनके बैंक अकाउंट में देख लो, इनकी सिक्योरिटीज देख लो, और पता लगाओ कुल मिला के इनके पास कितना पैसा है ना। बेसिकली सिक्योरिटीज इंक्लूड नहीं होती, पैसा इंक्लूड होता है। सिक्योरिटी मैंने क्यों बोला? अगर आप खरीदोगे तो किसी और के पास तो पैसा जाएगा ना, उसका जोड़ लेना सर। ठीक है? मनी सप्लाई कम कैसे होती है? आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करती है? सिक्योरिटी इशू कर देती है, पैसा ले लेती है, टैक्स ले लेती है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है? नहीं, ये तो करती कमर्शियल बैंक तो उसने लोन दिया, वो नहीं, इंटरेस्ट बढ़ा देती है, वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल। ठीक है? चलो, अब आ जाओ लास्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आएगा। जितनी बकवास मैंने यहां से लेकर यहां तक करी है ना, ये किस्मत है कभी एग्जाम में पूछ लूं। क्यों? क्योंकि सर एग्जाम में सीधा या तो क्वेश्चन आता है या तो सीधे फंक्शंस पूछते हैं। एक क्वेश्चन आता है इसमें से गारंटेड, या तो आपसे पूछेंगे फंक्शंस बताओ या लिमिटेशंस बताओ, या फिर क्वेश्चन दे देंगे इसका मनी सप्लाई निकालने का। इस यहां तक अपन ने इसलिए पढ़ा ताकि अपन को ये चारों M1 M2 M3 M4 अच्छे से समझ में आता है। चलो पहले क्या, जितना है उतना कर लिया। अरे भाई, जो लिमिटेशंस हैं वही मनी के एडवांटेज है, वही फंक्शन है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब कुछ वही है। फंक्शन मतलब क्या है, क्या काम करता है मनी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू काम करता है, मेजरमेंट करने का काम करता है, उधारी में काम आता है, ये चार चीजों का काम आता है। चलो, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। पहला M1, क्या फॉर्मूला है सर? टोटल नोट्स एंड कॉइन्स विथ पब्लिक, पब्लिक का मतलब इंडिविजुअल और फर्म्स। क्लियर? वैसे तुम लोग जो बोले थे वही चीज सही है, मैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर रहा हूं कि भाई करेंसी यानी क्या, क्या सिर्फ नोट या सिर्फ कॉइन, दोनों चीजें। प्लस
डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब सर मतलब जब हम पैसे डालते हैं और निकालते हैं ऐसे कासा, सॉरी उल्टा लिख लो, ज्यादा याद रहेगा अच्छे से। तो ये सेविंग अकाउंट। कासा सर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, इसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। क्यों कहते हैं सर? जब एक कस्टमर बैंक से डिमांड करता है कि मेरे करंट अकाउंट से मुझे पैसा निकालना है, तो बैंक को निकाल के देता है। जब आपका मन करेगा, जब आप सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो। आजकल यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, जब मन करो निकाल दो। बैंक में चेक से निकाल लो, जाकर विड्रॉ कर लो, जब मन चाहे तब निकाल। तीसरा अदर डिपॉजिट सर पोस्ट ऑफिस भी आता है, विद आरबीआई। में आता है। पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं आता, वो भी डिस्कस। चलो अदर डिपॉजिट, अरे एक सेकंड, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक। सर सिर्फ कमर्शियल बैंक के डिमांड डिपॉजिट्स आएंगे। कमर्शियल बैंक यानी कौन से बैंक? जिनके दो काम होते हैं, लैंडिंग द मनी एंड एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। ठीक है, कोई भी ऐसा बैंक जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, ना कि सोशल वर्क करना। इसलिए पोस्ट ऑफिस बैंक को इसमें नहीं लिया, क्योंकि पोस्ट ऑफिस ज्यादातर सोशल सर्विसेज प्रोवाइड सर करता वो मतलब पैसे है ना। और देता है। चलो अब अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई यानी क्या? तो सर अदर डिपॉजिट विद आरबीआई का मतलब है, आप देखते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसमें बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, जो आरबीआई इश्यू करता है। क्या होता है ना, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, सरकार को, तो वो लोगों से कहता है कि मेरे पास एक जीरो कूपन बॉन्ड है जिसका दाम 60 रुपए है, आप लोग खरीद लो, 1 साल बाद पैसा मिलेगा, लेकिन 60 की जगह 100 रुपए मिलेगा। खरीदोगे? खरीद लेंगे फटाक से। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ बॉन्ड्स निकालती है, कुछ एफआईज निकालती है, तो वो सारा पैसा किसके पास चला जाता है? गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास। आरबीआई इशू करती है ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स कहते हैं। क्यों? गवर्नमेंट के बिहाफ पे, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है, तो आरबीआई कहता है टी बिल्स इशू कर दो। तो लोग क्या करते हैं, टी बिल खरीद लेते हैं, लोगों के पास बिल आ जाता है और पैसा आरबीआई के पास चला जाता है। तो ये काम कौन से डिपॉजिट्स में हो गए सर? जो ये वो डिपॉजिट जिसके पास है, आरबीआई के पास। ठीक है, तो चलो एक एक करके पहले तीनों को देख लो। पहला है अपना करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। ठीक है, इसमें देखो क्या लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। पेपर नोट्स मतलब वही 100 के नोट, 10 के नोट, 5 के नोट। कॉइन्स सिक्के, हेल्ड बाय द पब्लिक। रिमेंबर, एनी करेंसी हेल्ड विद गवर्नमेंट और बैंक इज नॉट इंक्लूडेड। सर करेंसी और कॉइन जो पब्लिक के पास है, सिर्फ वही इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि सर जो करेंसी और कॉइन्स बैंक के पास है, वो तो हम लोग डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक में ऐड करेंगे ना। तो करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक का मतलब क्या है? जेब में जितना पैसा है सिर्फ उसी को इंक्लूड करो। कोई पैसा अगर आपने बैंक में सेव करके रखा है, तो वो करेंसी और कॉइन्स में बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों सर? क्योंकि वो तो डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स में आएगा। ठीक है, तो जितना पैसा आपकी जेब में है, मतलब समझो सीधी बात, जितना पैसा अगर मैं पूछूं आपसे अभी कितना पैसा खर्च कर सकते हो, तो तुम बोलोगे जितना पैसा जेब में रखा है, जितना पैसा मेरे घर पे रखा है, उतना पैसा मैं अब भी क्या भी लाके दे दूंगा। क्लियर? लेकिन मान लो तुम्हारी बैंक में एफडी है, क्या वो पैसा मुझे आज के आज ला दोगे? शाम तक नहीं, कल के कल ला दोगे? शायद ला दोगे, एफडी टूट जाती है ना, कल के कल ला दोगे, लेकिन आज की आज नहीं ला पाओगे। तो व्हाट इज योर करंट मनी, जो आपकी पॉकेट में है, ये आप तुरंत के तुरंत ला दो। तो टोटल कॉइन्स और नोट्स जो पब्लिक तुरंत के तुरंत कन्वर्ट कर सकती है। फिर बात आती है डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स के पास सेविंग अकाउंट के और करंट अकाउंट के जितने भी डिपॉजिट्स हैं, जितने भी डिपॉजिट उसने इंडिविजुअल से लिए हैं और बिजनेस फर्म से लिए हैं, वो सारे डिपॉजिट्स किसमें आते हैं? डिमांड डिपॉजिट। क्यों?
सर क्योंकि ये पैसा भी हम लोग तुरंत के तुरंत बैंक से निकाल सकते हैं थ्रू एटीएम, ठीक है, थ्रू चेक, थ्रू पेटीएम, ठीक है, एटीएम और पेटीएम। इसके बाद अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, तो इसमें देखो इट इंक्लूड डिपॉजिट हेल्ड विद आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर पता है क्या होता है, अगर कोई बैंक है कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक को SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अपने बैंक में बनाना पड़ता है, CRR कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि अगर मान के चलो आपके बैंक में किसी ने 100 रुपए जमा करें, एक ही कस्टमर है आपका जिसने 100 रुपए जमा करें, अगर बाय चांस वो 100 रुपए मांगने आ गया तो क्या करोगे, कहां से पैसा दोगे? तो आरबीआई कहता है आपको कुछ रिजर्व बना के रखना पड़ेगा, सारा का सारा कस्टमर का पैसा आप कहां नहीं दे सकते, लोन में नहीं दे सकते, तो इसलिए कुछ पैसे का रिजर्व गुल्लक बना के रखो। अगर परसेंटेज डिसाइड रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परसेंटेज फिक्स करती है, तो जितना भी पैसा आरबीआई ने रखा है किसके ब्याज पे, कमर्शियल बैंक के साथ, कमर्शियल बैंक का और फॉरेन बैंक का। अब भाई दूसरे देश से कोई बैंक आया, भागने में कोई बड़ी बात है क्या, क्या पता सर कल भाग जाए, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, उन लोगों से एक फिक्स डिपॉजिट बोलेंगे कि आप एक इतनी पर्टिकुलर अमाउंट आरबीआई में जमा करो, क्यों, अगर भाग गए तो आरबीआई कस्टमर्स का पैसा चुका पाएगा। जैसे यस बैंक भाग गया अगर, है ना, कैनरा बैंक में, कैनरा शायद इंडिया का है, एक और है मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक है अपने, नहीं पीएनबी नहीं है, एक याद नहीं आ रहा मुझे जो हर्षद मेहता की स्टोरी में भी है। चलो तो देखो जो भी फॉरेन बैंक्स होंगे उनका पैसा भी आरबीआई अपने पास डिपॉजिट रखता है सेफ्टी के फॉर्म में। तो ये सब काय में आता है, M1 में आता है। M1 को हम लोग एक चीज से और डिनोट करते हैं, सर एसएलआर क्या होता है? नैरो मनी। जब बैंकिंग पढ़ाऊंगा तब एसएलआर समझाऊंगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो होता है जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है एसएलआर मेंटेन करके। एक कैश रिजर्व रेशियो होता है जो बैंक को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। दोनों क्यों रखे रहते हैं कि आपके पास कितना कैश है और एसएलआर आपकी लिक्विडिटी कैसी है, इसके लिए। बाकी बहुत डीपली जब पढ़ेंगे तो वो बैंकिंग में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो M1 को अपन लोग क्या कहते हैं, नैरो मनी भी कहा जाता है, ठीक है, नैरो मनी कहा जाता है। और साथ ही साथ इसको आप क्या कह सकते हो, एक और वर्ड है ट्रांजैक्शन मनी। पता है क्यों कहा जाता है नैरो मनी या ट्रांजैक्शन मनी, क्योंकि इट इज मोस्ट लिक्विडेटेड मनी। सर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है तो M1 में है। क्यों, आपका जिस दिन मन करेगा ना आप ये सारा पैसा उठा के अपने हाथ में रख दोगे कि देखो इंडिया के पास इतना पैसा है, कितनी देर में, 2 घंटे में। जितना पैसा और नोट से आप 10 मिनट में अपने जहां पे भी दिखाना है ला सकते हो। डिमांड डिपॉजिट का पूरा पैसा आप 2 मिनट में निकाल सकते हो। जो भी डिपॉजिट आरबीआई के पास है आप आरबीआई से रिक्वेस्ट करके 2 मिनट में लाके रख दोगे। तो नैरो मनी, ट्रांजैक्शन मनी अगर पता करना है कि करंटली लोगों के हाथ में जो पैसा है जो सबसे तेजी से क्या हो सकता है, कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है और तुरंत के तुरंत वो ट्रांजैक्शन में भी यूज कर सकते हैं। आपको कोई 20 लाख का सामान खरीदना है, सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो, करंट अकाउंट से निकाल सकते हो, है ना, क्या करंट अकाउंट से निकाल सकते हो, यस। कॉइन्स और नोट्स ला सकते हो, ला सकते हैं। सर खरीद लो 20,000 की चीज। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा मांग सकता है अगर बात आएगी ट्रांजैक्शन की तो, ठीक है। तो ये ऐसा मनी होता है सर जो हाईली लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब 2 मिनट में लगेंगे कैश में बदल जाएगा। क्लियर हुआ, पक्का। चलो अब आ जाओ M2। M2 इक्वल्स टू M1 प्लस क्या, सेविंग और फिक्स एक ही होता है? नहीं, सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। सर क्योंकि पता है पोस्ट ऑफिस कमर्शियल बैंक नहीं है, क्योंकि वो लोगों की भलाई के बारे में ज्यादा सोचता है, अपना कमाने के बारे में नहीं सोचता, वो सोचता है लोगों का पैसा सेव हो जाए। तो पोस्ट ऑफिस में भी लोगों के खाते खुलते हैं, लेकिन सब लोगों के नहीं खुलते। आप जाओ भाई पोस्ट ऑफिस वाले मेरा खाता खोल दे, तो वो नहीं खोलेगा।
पोस्ट ऑफिस में यूजुअली बिजनेसमैन ही सेविंग अकाउंट खुलवा पाते हैं, और नॉर्मली आप भी खुलवा सकते हो, लेकिन वहां पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, क्योंकि वो कमर्शियल बैंक नहीं है। आप बोलो कि यार मुझे यूपीआई वगैरह करना है, इस वजह से मुझे चाहिए, तो वो साफ मना कर देंगे। मेन उनका पर्पस होता है कि आपका पैसा सेव रहे, इसलिए पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाया जाता है। और बेसिकली गवर्नमेंट का है पूरा पोस्ट ऑफिस, पता है तुम लोगों को, है ना, सरकार का है ना पोस्ट ऑफिस। भाई आरबीआई वगैरह भी सरकार का, लेकिन एसबीआई सरकार का नहीं है सर, कमर्शियल बैंक है। भले ही गवर्नमेंट का बैंक बोला जाता है, लेकिन है तो वो कमर्शियल। तो एसबीआई तो पैसा कमा रहा है, लेकिन अगर पोस्ट ऑफिस की बात करूं तो पोस्ट ऑफिस पैसा नहीं कमा रहा। ठीक है, तो M2 का मतलब क्या है सर? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक। क्योंकि सर सेविंग डिपॉजिट जो होते हैं, आप उसको चेक के थ्रू यू कैनॉट विथड्रॉ थ्रू चेक। सर कभी भी आप सेविंग डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट है, उससे चेक से पैसा नहीं ले सकते, आपको जाना पड़ेगा बैंक, स्लिप भरनी पड़ेगी, तब आपको पैसा मिलेगा। तो इंटरेस्ट इस पे बहुत हाई मिलता है। क्यों? क्योंकि भाई ये बना ही क्यों है? लोगों की भलाई करने के लिए। क्लास चल रही है 4 या 5%, 4%। यूजुअली देखो बिजनेसमैन के लिए होता है, और ये कहा जाता है कि सर आपका पैसा सेव रहे। जैसे अभी एक नई स्कीम आई थी, मेरे पास ही आई थी, क्योंकि मेरे फादर का इसमें अकाउंट है, कि आप एक क्यूआर कोड ले लो पोस्ट ऑफिस का, जो भी इसमें पैसा जमा डालेगा वो जमा हो जाएगा, आपको जब निकालना निकाल लेना आके, लेकिन जब तक नहीं निकालोगे तब तक आपका पैसा सेव रहेगा। ना आप चेक से निकाल सकते, ना तो आप यूपीआई का यूज कर सकते। बस आपका क्यूआर कोड बन जाएगा और पेमेंट रिसीव होती जाएगी, लेकिन आप किसी और को पे करना चाहते हो वो नहीं हो, आके निकालना पड़ेगा आपको पोस्ट ऑफिस। तो ये पैसा तो है, लिक्विडेट तो हो जाएगा, लेकिन एक दिन में नहीं होगा सर, एक से ज्यादा दिन लगेंगे। अगर मुझे पैसा निकालना है तो सुबह है तो मैं चला गया, लेकिन बाय चांस शाम हो गई ना, तो मुझसे दूसरे दिन ही पेमेंट लो। लेकिन अगर करंट और या सेविंग अकाउंट होता कमर्शियल बैंक का, पूरी अमाउंट भर के चेक में डाल देता, पूरा पैसा मिल जाता, एटीएम से विड्रॉल कर लेता, यूपीआई पेमेंट कर देता, एनईएफटी आरटीजीएस कर देता। लेकिन यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस नहीं है। तो M2 में सिर्फ इन लोगों ने सेविंग पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट को क्यों लिया है? क्योंकि सर अगर आप M1 से कंपेयर करोगे ना, लिक्विडिटी तो इसमें भी है, लेकिन M1 से 1 या 2 दिन ज्यादा लग जाए। अगर मैं पूछूंगा बताओ तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो वो बोलेगा सर 2 लाख रुपए जेब में है, 2 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में है, किसके? कमर्शियल बैंक के। कितने हो गए? 4 लाख। और सर 2 लाख पोस्ट ऑफिस में। लेकिन सर वो आज नहीं है, वो कल है। तो मतलब आज मेरे पास 4 लाख रुपए हैं, और अगर कल तक का टाइम दे दोगे तो 6 लाख हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस से निकाल के ले आऊंगा। तो सर पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे चेक अलाउड नहीं है, वहां पे जाना पड़ेगा, अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी, तब पैसा मिलेगा। और अगर शाम हो गई तो शक्ल दूसरे दिन ही देखनी पड़ेगी। ठीक है, आया समझ? चल, तो देखो लिक्विडिटी तो इसमें भी है, लेकिन अगर M1 से कंपेयर करोगे तो M1 ज्यादा लिक्विड। अब आ जाओ M3। M3 मतलब M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स। इसको क्या बोलते हैं सर? टाइम डिपॉजिट को फिक्स्ड डिपॉजिट। तो जितना भी फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक्स के पास है वो काय में आ जाएगा? टाइम डिपॉजिट। अच्छा सर यहाँ पे सिर्फ कहते हैं क्या लिखा है? नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स। नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स, इसका मतलब क्या है कि सर जितने भी बैंक्स हैं उन सभी का डिपॉजिट, जितने भी बैंक्स हैं उन सभी का टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी आप M1 में प्लस कर दो। M1 मतलब आपके पास कितना नैरो मनी है, जो तुरंत के तुरंत एक दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें आप क्या प्लस कर दोगे? एफडी। मतलब आप कहोगे सर अभी मेरे पास 2 लाख रुपए रखे हैं, अगर आप बोलोगे ना तो शाम तक 2 लाख रुपए लेकर आ जाऊंगा। 10 लाख की एफडी भी है, लेकिन आज नहीं कल लेकर आता है।
शायद कल नहीं परसों लेकर आता हूँ। लेकिन अगर M1 की बात करोगे तो अगर मुझे 2 घंटे का टाइम दोगे तो आपको मैं पैसा कैश इन हैंड में लाके दे दूंगा, क्लियर। लेकिन अगर एफडी की बात करें तो तुरंत की तुरंत वो टूटती नहीं है, एफडी के लिए एक प्रोसीजर होता है, क्लियर। इसके बाद M4 है, आई थिंक कल अपन इसको डिस्कस करेंगे परसों, और 4 से 5 क्वेश्चंस इसके कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ये पूरा टॉपिक अपना फिनिश हो जाएगा, देन फाइनली अपन बैंकिंग स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच।